नमस्कार दोस्तों, मुच्छड़ भाई के इस नए लर्निंग वीडियो में आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। आप सभी को याद होगा कि पिछले दो वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था एज ए बायर जब आप कॉल को बाय करते हैं या आप पुट को बाय करते हैं तो आपको कौन सी कंडीशन में बेनिफिट होता है, और एज ए सेलर कौन सी कंडीशन में आपको सेलिंग से बेनिफिट होता है। तो आपको याद होगा कि लास्ट दो वीडियोज़ में हमने किस चीज़ को ट्रेड किया था। हमने ट्रेड किया था प्रीमियम को। तो ऐसे बायर हम एक प्रीमियम को खरीद रहे थे और जब उसका भाव बढ़ जा रहा था तब मार्केट में उसे बेच डाल रहे थे और वहां से हमारा हो रहा था बेनिफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट। और एज ए सेलर हम हाई वैल्यू प्रीमियम्स को सेल करके कम वैल्यू में उसे दोबारा बाय कर रहे थे और उसमें भी हमारा जो है वो प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ पर प्रीमियम का जो मार्केट के मूवमेंट के साथ रिएक्शन आता है वो किस बेसिस पे आता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने तो बोल दिया कि आपने कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, पुट बाय किया, मार्केट नीचे की तरफ आया तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। मगर कैसे, उसके पीछे का बेसिक क्या है, तो वो जानने के लिए आज हमें जानना होगा टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इससे पहले कि हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ पाए, हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। अब उसमें सबसे पहले आती है स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए मैं आपको दोबारा से हमारा पुराना वीडियो की याद दिलाता हूँ। वहां पर हमने क्या किया था, एक फ्लैट को कंसिडर किया था। हमारे पास में एक बायर था और एक सेलर था और फ्लैट की वैल्यू मान लीजिए 20 लाख रुपए है। अब बायर सेलर को बोलता है कि मैं 1 महीने बाद ये फ्लैट 20 लाख रुपए में ले लूंगा और इसकी बुकिंग कर दीजिए, और टोकन मनी देता है 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो कौन सी वैल्यू को लेकर हुआ है, वो है 20 लाख रुपए की वैल्यू। तो ये जो 20 लाख रुपए है ना, ये हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, यानी कि इस प्राइस के रेफरेंस में हमने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अब यहाँ पर बायर ने जो सेलर को 10,000 रुपए का एक टोकन अमाउंट दिया था, वो हमारा कहलाएगा प्रीमियम। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन डेट। आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। जो वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक्सपायरी होती है उस वीक का थर्सडे, और मंथली एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक्सपायरी होती है उस मंथ का लास्ट थर्सडे। ठीक है ना, तो यहां पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। तो एज ए बायर यदि मैंने कॉल को बाय किया है तो मुझे उस एक्सपायरी से पहले पहले उसे सेल करना होगा, तभी मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड कहलाएगा। तो ऐसे में मैंने कम प्रीमियम पे बाय किया, हाई प्रीमियम पे सेल किया तो मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने बाय किया उससे प्रीमियम घट गया, उस कंडीशन में अगर सेल किया तो मेरा लॉस होगा। जो भी है, मुझे एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं एंट्री लेता हूं तो मुझे उसका काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना होता है। और वो कब तक क्लोज करना होता है, एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, जो कि है एक्सपायरी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। और यदि मैं तब तक उसे एग्जीक्यूट नहीं करता हूं तो जो भी मेरा क्लोजिंग प्राइस है उस पर वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन और एक लंबी चौड़ी पेनल्टी मुझ पर इम्पोज की जाती है। इस चीज को मैं डिटेल में आगे जाके समझाऊंगा। अब एज ए बिगिनर आपको एक चीज समझनी होगी कि यदि आप कॉल को बाय करते हैं या पुट को बाय करते हैं, या एज ए सेलर कॉल या पुट को सेल कर रहे हैं, तो आपको उसका काउंटर पार्ट उसकी एक्सपायरी से पहले ही एग्जीक्यूट करना होगा। वो एक सेफ ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। यदि आप नहीं करेंगे ना तो पीछे की जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो मैं आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो यहां पर हमने बेसिक क्या समझा कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। अब दोस्तों आता है हमारा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस को आपको बहुत डिटेल में समझना होगा। स्पॉट प्राइस बेसिकली स्ट्राइक प्राइस से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस के बारे में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि हमारा स्ट्राइक प्राइस, जब हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर बात करते हैं ना, तो हम दो चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। एक है हमारा निफ्टी और दूसरा है बैंक निफ्टी। वैसे तो इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्रेडिंग में फैक्टर आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल आता है, उसके अलावा आपका फिन निफ्टी आता है, आपका सिल्वर आएगा, आपका गोल्ड आएगा। इनके भी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। मगर जो दो मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें 90% ऑफ मार्केट पीपल ट्रेड करते हैं, वो है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर में जितनी भी स्ट्राइक प्राइजें होती है वो 50 के सम में चलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 17,500, 17,550, 17,600, ये 50-50 के टर्म में चलेगी। 17,650 ये यहाँ पर आपको कहीं पर भी 17,610, 612, 615 नहीं दिखेगा। तो स्ट्राइक प्राइजेस जो भी होती है वो 50 के समेशन में आगे बढ़ती रहती है। और वहीं पर बैंक निफ्टी में मल्टीपल ऑफ 100 होती है। वो कैसे, यहाँ पर हो सकती है 41,000,
41,100, 41,200, इस तरह से। सो बैंक निफ्टी में आपको 100 का इंटरवल मिलता है, जबकि निफ्टी में 50 का इंटरवल मिलता है। तो ये था हमारा स्ट्राइक प्राइस को लेकर के, किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगी। अब स्पॉट प्राइस को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आज हमारा मार्केट चल रहा है 17,528 पे, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इस 17,528 से जस्ट ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है 17,550। तो ये हमारी अब बन जाएगी स्पॉट प्राइस, जस्ट ऊपर वाली हमेशा। बैंक निफ्टी के केस में मान लीजिए 41,124 चल रहा है, 41,124 चल रहा है हमारा। तो उसके केस में अब जस्ट ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस क्या है, 41,200। तो ये हमारी बन जाएगी स्पॉट प्राइस। ये स्पॉट प्राइस कैसे बनती है मैं आपको ऑप्शन चेन में डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल जस्ट एक आइडिया के लिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। पहले आपने समझ लिया कि स्ट्राइक प्राइसेस कैसे डिफाइन की जाती है निफ्टी के केस में और बैंक निफ्टी के केस में। और जब आपको स्पॉट प्राइस सेलेक्ट करनी होती है तो करंट मार्केट जो है कौन से प्राइस पे चल रहा है, बेसिकली हम प्राइस नहीं बोलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस में, बोलेंगे कौन से पॉइंट्स पे चल रहा है। तो जिस पॉइंट पे हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी चल रहा होता है उससे एक हाइयर एंड में जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो हमें सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। अब है इन द मनी और आउट द मनी। ये इन द मनी और आउट द मनी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। तो मैं आपको ले चलता हूं एक बार ऑप्शन चेन में, और फिर ये सारे जो फैक्टर्स हैं इन्हें डिटेल में हम वहां पर समझ लेते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है ऑप्शन चेन, जिसे एनएससी इंडिया की साइट पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला कंपोनेंट आता है ये निफ्टी। इस यहाँ पर ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी या जो भी कंपोनेंट का ऑप्शन चेन चाहिए वो। उसके बाद में यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट, अभी देखिए मैंने जो ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर रखी है वो 27 अप्रैल की सेलेक्ट कर रखी है। मैं चाहूँ तो इस ड्रॉप डाउन के जरिए जो आने वाले एक्सपायरी उसकी भी सिलेक्शन डेट ले सकता हूँ और उसकी ऑप्शन चेन मेरे सामने आ जाएगी। फिर आता है अंडरलाइन इंडेक्स। ये देखिए निफ्टी का आज का यानी कि एज ऑन डेट 20 अप्रैल की क्लोजिंग के समय जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है 17624.05, ठीक है ना। तो इस केस में मैंने आपको पहले भी कहा था यदि आपको स्पॉट प्राइस देखना है तो क्या देखेंगे, करंट प्राइस से जस्ट एक हायर राउंड फिगर। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लीजिए यदि मेरा निफ्टी क्लोज करता है एग्जैक्टली 17650 पे, तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी 50th इंटरवल पे आके रुका हुआ है। मगर यहाँ पर 51 या 2 या 3 यदि होता तो मैं इससे एक पॉइंट भी यदि इससे ऊपर होता तो मैं इससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता। तो अभी के केस में क्या हो रहा है 17624 है, तो मेरे लिए स्ट्राइक प्राइस क्या होगी 17650, और ये स्ट्राइक प्राइस जो है 17650, और ये स्ट्राइक प्राइस जो है वो मेरी कहलाएगी स्पॉट प्राइस। तो अभी तक ऑप्शन चेन में भी आपने क्या देख लिया, एक तो एक्सपायरी डेट और एक होती है आपकी स्पॉट प्राइस। अब मैं आपको दिखाता हूं स्ट्राइक प्राइस और उसे रिलेवेंट कंपोनेंट्स। इस वक्त जो आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। अब यदि आप बिगिनर हैं और आपने अभी तक के फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही देखा है तो इस ऑप्शन चेन को मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलता हूं कि इस ऑप्शन चेन को आप समझिए रेट लिस्ट। अब दोस्तों आप इस टेबल को सबसे पहले समझेंगे। इस टेबल में जिसे कि हम ऑप्शन चेन बोलते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये रेड लाइन जो है ना उन कंपोनेंट्स की डिवाइडर है। इस कंपोनेंट के इस तरफ वाला जो सेक्शन है वो है कॉल सेक्शन, दूसरी साइड वाला अपोजिट साइड का जो सेक्शन है वो है पुट सेक्शन, और जो इंटरमीडिएट सेक्शन है वो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि निफ्टी के अंदर में 50-50 के इंटरवल में अलग अलग प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,400, 17,450, 17,500, 17,550, इस तरह के 50-50 इंटरवल पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस डिफाइन की हुई है, और हर एक स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 17,550 का यदि स्ट्राइक प्राइस देखते हैं तो यहाँ पर इसका कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस 136.25 रुपये है, ये कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है, और पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 40 रुपये। तो मैंने आपको अभी की तारीख में एक ही अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात बोली है, आप इसे समझिए रेट लिस्ट, उससे ज़्यादा कुछ मत समझिए क्योंकि डिटेल में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग से वीडियो में दी जाएगी। फिलहाल हमारे सामने क्या एक रेट लिस्ट है जिसमें हमें क्या पता लग रहा है कि 17,550 का यदि मुझे कॉल लेना है तो मैं यहाँ पर टेबल में देख सकता हूँ, तो मुझे उसकी लास्ट ट्रांजेक्शन प्राइस क्या दिख रही है 136.25 रुपये, और यदि मुझे पुट लेना है तो यहाँ पर उसकी प्राइस दिख रही है 40 रुपीज़। ये आपने इससे समझ लिया अभी की तारीख में। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी होगी
कि हमारी स्पॉट प्राइस क्या थी यहाँ पर 17,650। तो कॉल साइड में, यानी कि ये वाला साइड, कॉल साइड में स्पॉट प्राइस से लोअर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसें हैं, जैसे कि 17,650 हमारा स्पॉट प्राइस है, तो इससे लोअर में कौन सी स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर देखो, 17,600, 17,550, 17,500, 17,450, ये सारी स्ट्राइक प्राइसें कहलाती है इन द मनी। यानी यहाँ पर यदि मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ये देखिए लाइन खींची, तो इसके ऊपर की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसें हैं ये कहलाएगी इन द मनी, ठीक है। और इसके अपोजिट 17,650 से हायर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है, यानी यहां पर यदि मैं एक लाइन खींच लेता हूं और इससे इस तरफ, यानी हायर जितनी भी स्ट्राइक प्राइसें हैं ये कहलाएगी आउट दी मनी। पर ये किसके लिए, ये कॉल सेक्शन के लिए, मैं पुट सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉल सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो आपने बोला ये इन द मनी हो गया, ये आउट द मनी हो गया, तो ये पर्टिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, ये पर्टिकुलर लाइन कहलाएगी एट दी मनी। अब इसी का जस्ट अपोजिट जब मैं बात करता हूं पुट सेक्शंस के लिए, तो मेरा जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस वाले को आप मार्क कर दीजिए लाइन को, क्योंकि स्पॉट प्राइस वाली जो यहाँ पे लाइन है वो कहलाएगी एट दी मनी, और उससे हायर जो भी स्ट्राइक प्राइसें हैं वो पुट साइड के लिए कहलाएगी इन द मनी। इसके जस्ट अपोजिट, कॉल वाली जो टर्म्स थी उसकी जस्ट अपोजिट। और जो मेरी स्पॉट प्राइस है उससे लोअर जितनी भी स्ट्राइक प्राइस आपको देखने को मिल रही है वो पुट साइड में हो जाएगी आउट दी मनी। अभी आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली यहां पर कि आउट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। ये आपने कैसे समझा, ये आपने समझा स्पॉट प्राइस के रेफरेंस में, कि जो भी मेरा स्पॉट प्राइस है टेबल में उसकी सीधी लाइन यदि मैं पकड़ लेता हूं तो वो हो जाएगा एट द मनी, कॉल साइड में उसके ऊपर वाले इन द मनी, नीचे वाले आउट द मनी, पुट साइड में इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो ये यहाँ पर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली। आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ दोस्तों, ये सारी है स्ट्राइक प्राइस है, और इस स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट में यदि मुझे पुट का क्या रेट चल रहा है, तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन प्राइस यहाँ पे दिख रहा है 20.05। इसी तरह से यहाँ पे कॉल का लास्ट रेट क्या चल रहा था, तो वो आप देख सकते हैं 217.05। अब यहाँ पर आपको एक प्रीमियम में डिफरेंस दिख रहा है, हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम अलग अलग है। यहाँ पे इसका 104 है, इसका 217 है, तो ये प्रीमियम कैसे अलग अलग है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इन्हीं के प्रीमियम में स्पॉट प्राइस चेंज होने के साथ में किस तरह से चेंजेस आती है, जहां से हमें कमाई होगी, उसे अब हम डिटेल में समझते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं आपको स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी डेट, फिर स्पॉट प्राइस, इन द मनी और आउट द मनी ऑप्शन चेन के अंदर में डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी कि हमारा जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम क्या हुआ, कॉल, यदि आप कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसकी एक प्राइस है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसकी एक प्राइस है, वो प्राइस कहलाएगी प्रीमियम। वो प्रीमियम जो है वो डिसाइड किए जाते हैं दो कंपोनेंट से। पहला कंपोनेंट है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा कंपोनेंट है टाइम वैल्यू। और ये दोनों कंपोनेंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं या किस आधार पे ये लोग अप डाउन होते हैं या इनकी प्राइसिंग कैसे होती है, उसे हम आगे जाके समझते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखने को मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की, मगर मैं आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा। उससे पहले आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता हूँ, और उसके लिए हम सीधे आ जाते हैं इस टेबल पे। अब आपके सामने यहाँ पर जो टेबल है इसे हम बोलते हैं ऑप्शन चेन, जो हमने ऑलरेडी समझी है। अब क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन चेन में कॉल साइड वाले ब्लॉक को मैं भी हाईलाइट करता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले कॉल साइड के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक टेबल है, इस ऑप्शन चेन वाले टेबल को हमने पहले भी समझा है, और यहां पर से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस के लिए आप अपना प्रीमियम क्या चल रहा है वो तो निकाल सकते हैं। तो वो प्रीमियम और वो स्ट्राइक प्राइसों को लेकर के मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी, जहाँ पे 17,700, 17,800, 17,850 और 17,900 की स्ट्राइक प्राइस के लिए क्या प्रीमियम चल रहा है उनको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इस लाइन को समझना होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस बिलो करंट प्राइस इज 0। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है ना, ये बिलो यहाँ पे स्टेबल की फॉर्मेट में है। अभी देखिए हमारा अभी करंट प्राइस क्या चल रहा था निफ्टी का, तो यहाँ पर इस जो इस मैंने ओके, अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात देखनी होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस बिलो करंट प्राइस इज 0, बट यहाँ पर ये जो बिलो लिखा हुआ है ना, ये स्टेबल की फॉर्मेट में है। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी करंट प्राइस, ये जब मैंने वर्किंग तैयार की थी उस समय करंट प्राइस हमारा था निफ्टी का 17828। तो 17828 पे हमारा निफ्टी चल रहा था। तो 17828 इस टेबल में यदि आप देखने जाएंगे तो वो यहाँ कहीं है, 17800 और 17850 के बीच में।
तो इस टेबल के अंदर में यदि आप देखेंगे तो 17828 से नीचे की साइड में जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, नीचे की तरफ में टेबल के व्यू में, जैसे अगर आप स्ट्राइक प्राइस की वजह देखेंगे तो वो ऊपर की है, 17828 से ऊपर का 17850, 900, 950, 18,000। मगर इस टेबल के व्यू में जितनी भी नीचे की साइड में वैल्यूज आ रही है उन सब के लिए मेरा इंटरेंसिक वैल्यूज जो है वो 0 होता है कॉल साइड में। इसी का रिवर्सल पुट साइड में होता है कि जितना भी जो मेरा करंट स्ट्राइक प्राइस है ना, उससे लोअर साइड में यानी कि अबव साइड में जितनी भी आपकी स्ट्राइक प्राइसेस आ रही है उनके लिए इंटरेंसिक वैल्यूज 0 होती है, वो होता है पुट के लिए। ये थंब रूल है, इसको आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि इंटरेंसिक वैल्यूज, अभी देखो जब मैंने बोला कि मेरा निफ्टी चल रहा है 17,828 पे, ठीक है ना, तो उस केस में 17,850 और 17,850 और 17,900 के लिए इंटरेंसिक वैल्यू मैंने बाय डिफॉल्ट 0 कर दी, क्योंकि ये तो एक थंब रूल से डिफाइन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास में इंटरेंसिक वैल्यू 2 स्ट्राइक प्राइस के लिए निकालनी बाकी है, 17,700, 17,800। तो यहां पर कॉल साइड में जब भी आप इंटरेंसिक वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या करना है, करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहां पर आपकी निकल आती है इंटरेंसिक वैल्यू। जैसे देखो करंट चल रहा है 17,828, इसमें से मैंने 17,700 घटाया तो 128 रुपये मेरा निकल के आया इंटरेंसिक वैल्यू फॉर द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,700। इसी तरह से 17,800 के लिए मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या निकल के आया, 17,828 माइनस 17,800 दैट इज 28। तो ये तो हमने निकाल दी इंटरेंसिक वैल्यू। अब टाइम वैल्यू देखिए, एक चीज समझना, इंटरेंसिक वैल्यूज टाइम वैल्यूज जो भी है ना वो रिवर्स कैलकुलेशन से निकाली जाती है। आप ऐसा मत समझना कि हमको टाइम वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू पहले से पता है और हम हमारी प्रीमियम निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहा हूँ कि इन दोनों कंपोनेंट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इंटरेंसिक वैल्यूज निकाल दी। अब आपको पता है कि प्रीमियम इक्वल्स टू इंटरेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। आपके पास में प्रीमियम की वैल्यू है और इंटरेंसिक की वैल्यू है, तो आप टाइम वैल्यू इजीली निकाल सकते हो माइनस करते हुए। तो प्रीमियम माइनस इंटरेंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू टाइम वैल्यू। और यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रीमियम था उसमें से जब मैंने ये इंटरेंसिक वैल्यू 128 को घटाया तो 57.65 यहाँ पर क्या आ गया मेरा टाइम वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे 87 क्या आ गया टाइम वैल्यू, और नीचे तो इंटरेंसिक वैल्यू 0 है, तो जो मेरा टोटल प्रीमियम वो ओनली टाइम वैल्यू है। और ये कौन से के लिए है, मेरी करंट प्राइस से नीचे की साइड में जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ना उनके लिए, कॉल साइड के केस में। अब तक की कैलकुलेशन से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, हम क्यों इसको माइनस कर रहे हैं, इंटरेंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, टाइम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का समय आया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपने क्या समझा कि मैं करंट मार्केट में से मेरी जो स्ट्राइक प्राइस को अमाउंट को घटाता हूं तो वहां से मेरी इंटरेंसिक वैल्यू आती है। अब अभी आपका मार्केट चल रहा था 17,828 पे, मान लीजिए 2 घंटे में आपका मार्केट पहुंच गया 17,925 पे। अब यदि आपका मार्केट पहुंच गया 17,925 पे और मैंने कोई कॉल बाय कर रखा है, 17,700 का कॉल हो या फिर 17,650 का कॉल हो, मैं उसको बाय करके बैठा हूं और मेरा मार्केट की जो प्राइस है वो बढ़ चुकी है, 17,828 से 17,925 पे जा चुका है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जिस बंदे ने 17,700 का कॉल बाय करके रखा होगा ना, उसके लिए अब डिफरेंस ऑफ 17,925 माइनस 17,700, तो ये कितना हो गया 225। तो अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गई है 128 की जगह पे 225, और 225 प्लस 57.65, तो यहाँ पे उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रीमियम 97 रुपीज बढ़ जाएगा, 185 प्लस 97, क्योंकि जो है यहाँ पर जो डिफरेंस है ना 828 से 925 के बीच में 97 पॉइंट्स ऊपर चला गया मेरा मार्केट, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही ऊपर चला गया और ऐसे में मेरा प्रीमियम बढ़ गया। अब यदि मैं बायर था, मैंने कोई कॉल को परचेज करके रखा था तो कम भाव में खरीद के रखा है, 97 रुपये ऊपर चला गया, मैं उसे बेच डालूंगा और मुझे हो गया प्रॉफिट। तो ये आपने समझ लिया कि बायर को प्रॉफिट कैसे हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह से 17,800 वाले के लिए क्या था, 17,800 वाले के लिए जहां पर पहले प्रीमियम था 115 रुपए, अब वही प्रीमियम बढ़ जाएगा, यहाँ पर 828 की जगह 925 हो गया है। तो यहाँ पर मेरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू 28 रुपये आ रहा था ना, अब उसकी जगह पर आएगा आपका 125 रुपीज। अब 125 प्लस 87, तो ये जो 115 है ना, इससे बढ़ करके उतना ही 97 पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये तो फिर से मेरी कमाई हो गई। सो अल्टीमेटली हमने क्या समझ लिया कि एज ए बायर, यदि मैं कॉल को बाय करता हूं और मार्केट
मेरे फेवर कंडीशन में ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। जितने पॉइंट से गया ऊपर उतना ही पॉइंट का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये तो आपने समझ लिया इंट्रिंसिक वैल्यू के साइड में। अब हम इसी तरह से पुट साइड की कंडीशन को समझते हैं। तो ये मेरे सामने पुट साइड की टेबल आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्ट्राइक प्राइस ले ली 17,800, 17,850, 17,900, 18,000। ये टेबल पे यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो 17,800, 17,850, 17,900 और 18,000। अब आपने एक चीज़ पहले भी समझी थी, मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, मेरा करंट प्राइस क्या है 17,828, तो यहाँ पे आ गया 17,828। इससे ऊपर की साइड मेरे टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं उनके लिए मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 17,800 के लिए मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 0। और बाकी के लिए अब मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो पहले मैं क्या करूंगा, इस टेबल में मैंने उनकी प्रीमियम नोट कर दूंगा। तो जैसे 18,000 के लिए प्रीमियम चल रहा है 177, तो यहाँ पे 177 कर दिया। 17,900 के लिए चल रहा है 106, मैंने 106 कर लिया। 17,850 के लिए भी यहाँ से वैल्यू उठा के डाल दी 81.05 और 60.75, ये वैल्यूज यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली। अब देखिए फर्स्ट जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें आई भी 0 है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू मिलेगी, यानी कि यहाँ पर से 60.75 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू टाइम वैल्यू। अब बाकी 3 कंडीशनों के लिए आपको समझना होगा। बाकी 3 कंडीशनों में क्या हो रहा है दोस्तों, जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे थे ना कॉल साइड में, तो हम क्या कर रहे थे, करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मगर पुट के लिए थोड़ा सा रिवर्सल होता है। पुट में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। यहाँ देखिए स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। तो यहां से ये मेरा आ गया इंट्रिंसिक वैल्यूज, और सिंपली प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यूज में घटाऊंगा तो मेरा आ जाएगा टाइम वैल्यूज। समझ लिया। अब यहां पर एक कंडीशन देखिए, अभी मेरा मार्केट चल रहा है यहां पर 17,828 पे। अब मान लीजिए आपका मार्केट आ जाता है 17,728 पर, तो अब मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो मेरी 22 प्रीमियम थी ना इंट्रिंसिक वैल्यू, अब वो हो गई 122, 72 हो गई 172, और ये 172 हो गई 272। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा स्ट्राइक प्राइस माइनस मेरा करंट प्राइस का डिफरेंस अब बढ़ चुका है 100 पॉइंट से। तो मेरे इंट्रिंसिक की वैल्यूज की भी 100 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जो मेरा प्रीमियम है ना वो भी अब 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। और जब ये प्रीमियम में डिफरेंस आया है तो बढ़ा हुआ प्रीमियम पे अगर मैं पुट बायर हूँ, मैंने पुट बाय करके रखा है, मेरा मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पर टेबल में अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं ना, तो ये देखिए स्ट्राइक प्राइस 17,800 से 17,750, 17,700, बेसिकली स्ट्राइक प्राइस मेरी गिर रही है, मार्केट मेरा गिर रहा है। तो गिर रहा है तो मेरे पुट वाले के लिए फेवरेबल कंडीशन है, उसका प्रीमियम बढ़ेगा। प्रीमियम बढ़ेगा तो बड़े प्रीमियम में जब वो कोई भी स्टॉक सेल करेगा तो उससे बेनिफिट होना है। तो ये कॉल और पुट वाले की पर्सपेक्टिव से आपने समझ लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो किस तरह से उसके प्रीमियम को इफेक्ट कर रही है, और वहां से उसे किस तरह से मार्जिन या लॉस हो रहा है। अब समझ लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने ऊपर की कंडीशन ली थी, उसके बजाय नीचे की तरफ आ जाता तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाती, और 0 होने पर क्या होता है, ये प्रीमियम हमारा कट जाता। तो इस तरह से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि इंट्रिंसिक वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और किस तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे प्रीमियम की वैल्यू को डिफाइन करती है, और वहां से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस को डिसाइड किया जाता है मार्केट के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू के बारे में कि आखिर टाइम वैल्यू होता क्या है। देखिए दोस्तों, हमने अब तक क्या समझा था कि हमारा जो कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का समेशन होता है। और हमने यहाँ पर एक चीज क्या समझ ली कि इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट प्राइस। तो यहाँ से एक पर्टिकुलर हमारा फिगर बन के आएगा और वो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। बट टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, टाइम वैल्यू की समझ डेवलप करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए हमने पहले क्या कंसिडर किया था कि हमारे पास में एक फ्लैट है, हमारे पास एक बायर है, एक सेलर है। अब देखिए सेलर ने एडवर्टाइजमेंट किया कि मैं 20 लाख रुपए में इस फ्लैट को बेचना चाहता हूं, और ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया दिसंबर मंथ में। और दिसंबर में ही एक बायर आता है, सेलर को बोलता है दोस्त मैं आपका ये फ्लैट ले लूंगा, मगर मेरा लॉन वॉन सब कुछ प्रोसेस होने में जनवरी तक का टाइम जा सकता है। तो क्या कीजिए, आप इस फ्लैट को अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट डाला है उसे वेव ऑफ कर लीजिए, और मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, ये 10,000 रुपये का टोकन अमाउंट लेकर के ये फ्लैट रिजर्व कर दीजिए मेरे लिए। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर में हम सेलर कब बनते हैं, जब हमें ये लगता है कि जो कंडीशन है, मान लीजिए अगर मैं फ्लैट को सेल करने डाल रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले समय में मेरे फ्लैट का रेट कम होगा, तभी मैं सेल करूंगा ऑप्शंस व्यू के पर्सपेक्टिव से।
तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर को लग रहा है कि यार मेरी रेट घटने वाली है तो मैं इसको सेल करने बैठा हूँ, मगर सेलर ने क्या कहा कि भाई 1 महीने बाद मुझे बायर तो पैसा देगा। तो इसके एवज में मैंने 10,000 रुपये की एक सिक्योरिटी मनी उससे ले ली कि मान लीजिए कल को बायर मुकर जाता है कि भाई मैं तो आपसे नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, तो उसके 10,000 रुपये जब्त हो गए। और आने वाले समय में मेरे फ्लैट की जो भी वैल्यू डाउन होगी, 1 महीने में मेरी फ्लैट की जो भी वैल्यू डाउन होती है, उसके कंपनसेशन में मेरे पास ये 10,000 रुपये तो पड़े हैं। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बायर सेलर को बोलता है, दोस्त इंस्टेड ऑफ जनवरी यदि मैं आपको फरवरी में पेमेंट करूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जनवरी में मेरी लोनिंग क्लियर नहीं होगी। तो इस केस में सेलर क्या कहेगा पता है, अच्छा दोस्त एक काम करो, आप फरवरी में ले लो, मगर मुझे जो आप टोकन मनी 10,000 दे रहे थे ना, उसकी जगह अब आप 20,000 रुपये टोकन मनी दो। अब आप सोच रहे होंगे यार सेलर ने टोकन मनी क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि सेलर ने क्या सोचा दोस्तों कि जब मैं 1 महीने का रिस्क ले रहा था ना, तो 10,000 रुपये लिए मेरे लिए इनफ थे, क्योंकि 1 महीने में मुझे नहीं लगता कि प्राइस गिर गिर के भी इतना ज़्यादा गिरेगा। तो ये 10,000 रुपये मेरे लिए सेफ्टी फैक्टर बहुत है। कल को बायर मुकर भी जाएगा तो ये 10,000 रुपये से मैं मेरा लॉस कंपनसेट करके जो भी भाव बेचना है मैं मेरा फ्लैट बेच दूंगा। मगर जब बात 2 महीने की आई ना, तो सेलर के दिमाग में घंटी बज गई। सेलर बोला यार 2 महीने तो बहुत ज़्यादा समय होता है, और 2 महीने में मुझे लग रहा है कि प्राइस ज़्यादा गिरेगा, तो ऐसे में क्या करो, इसका 20,000 रुपये लेके बैठ जाओ। तो कल को प्राइस जो भी गिरेगा ना 2 महीने में, तो ये 20,000 से मैं उसको कंपनसेट तो कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा है। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, कल को बायर यदि बोलता है कि मैं 3 महीने में यानी कि मार्च में पेमेंट करूंगा, तो ये सेलर फिर से उसका प्राइस बढ़ा देगा। हो सकता है 28,000 रुपये कर दे, 30,000 रुपये कर दे टोकन मनी का प्राइस। तो इस तरीके से जो रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है उसके साथ प्राइस बढ़ रहा है, और रिस्क फैक्टर कम हो रहा है उसके साथ प्राइस कम हो रहा है। इसका रिवर्सल कंडीशन समझिए ना। बायर ने बोला था सेलर को कि काम करो मैं फरवरी में आपसे लूंगा, सेलर ने बोला अच्छा 20,000 का टोकन दे दो। अब बायर ने बोला एक काम करो यार, फरवरी की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो जनवरी में ही लोन क्लियर हो जाएगा। तो सेलर बोलेगा चलो एक काम करो, आप 10,000 का टोकन दो। तो ये इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, वो ही मूवमेंट होता है टाइम वैल्यू के अंदर में। अब हमने क्या सीखा था कि ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उनकी अपनी एक एक्सपायरी होती है, वीक 1, वीक 2, वीक 3। अब हर एक्सपायरी के लिए टाइम वैल्यूज होगी। जैसे वीक 1 है ना, यहाँ पर अभी वीक 0 पे हम बैठे हैं, तो वीक 1 की एक्सपायरी टाइम वैल्यू मान लीजिए 20 पॉइंट है, तो वीक 2 की टाइम वैल्यू होगी 40 पॉइंट, और हो सकता है वीक 3 की 60 या 70 पॉइंट्स हो। मतलब जैसे जैसे वीक्स बढ़ रहे हैं ना, मेरा टाइम वैल्यू बढ़ती जा रही है। टाइम वैल्यू का अपना एक लंबा एल्गोरिदम होता है दोस्तों, उसका डिटेल में जाके समझना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि टाइम जैसे जैसे ज़्यादा है ना आपके वक्त के साथ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी जितनी दूर है उतना ही उसका टाइम वैल्यू का अमाउंट ज़्यादा होगा। देखिए इसको अब मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। हम वापस से चलते हैं ना हमारी ऑप्शन चेन की तरफ। तो अभी आपके सामने ऑप्शन चेन खुली हुई है, और इस ऑप्शन चेन में देखिए एक्सपायरी कौन से तारीख की है, एक्सपायरी है 27 अप्रैल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 अप्रैल की हमारी एक्सपायरी है, निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और करंट प्राइस वही है 17,624। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ 17,500 का। मान लीजिए 17,500 की आज की तारीख में प्राइस क्या चल रही है, 176.05। 176.05 17,500 स्ट्राइक वाले की कॉल की प्राइस है, और ये एक्सपायरी क्या चल रही है 27 अप्रैल की। अब मैं ले लेता हूं 4 मई की एक्सपायरी। अब यहां पे देखिए 17,500 का जो स्ट्राइक है उसके लिए ये वैल्यू होगी 226, ये तो बढ़ गई। अब आप बोलेंगे यार यहाँ के प्राइस ज़्यादा क्यों है, पिछले वाली स्ट्राइक में तो प्राइस कम थी। अब दोनों ही कंडीशन में देखिएगा दोस्तों, आपकी इंटरेंसिक वैल्यू तो सेम ही है। क्यों, क्योंकि जो स्ट्राइक प्राइस है करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तो दोनों केस में वो तो फिक्स आने वाली है। तो ये जो प्राइस डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, प्रीवियस एक्सपायरी और अपकमिंग एक्सपायरी में, इसमें जो प्राइस डिफरेंस है वो कौन ला रहा है, अब ला रहा है टाइम वैल्यू। सो यहां से आपने समझ लिया कि टाइम वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब मान लीजिए इससे भी एक साइड ऊपर चला जाता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ 4 मई मैं चला जाता हूँ 11 मई पर। अब देखिए यहाँ पर 17,500 वाले की जो स्ट्राइक प्राइस है अब कितनी है, 274 रुपये। जैसे जैसे आप और आने वाले समय के लिए जाएंगे, ये मतलब हाइयर टाइम फ्रेम के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, वैसे ही वैसे मेरे यहाँ पर प्रीमियम की रेटें बढ़ती जाएगी। अब आपको ये समझना क्यों जरूरी था दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए 2 वीक बाद के कॉन्ट्रैक्ट का कॉल बाय करके रखा है, आप उसे होल्ड करके चल रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, उसकी प्राइस घटती जाएगी, क्योंकि हमें रिवर्सल फॉर्मेट में सोचना है। हमने आज बाय किया है और मैं बोलता हूँ आज बाय करता हूँ, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर तो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 400-500 तक आ गया, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ी, बट टाइम वैल्यू समय के साथ घटती भी तो है। आपने सोचा 3 दिन बाद जाएगा,
और 3 दिन में वो पहुंच तो रहा है, बट वो 3 दिन का जो टाइम वैल्यू का डिके होगा ना, टाइम वैल्यू की जो वैल्यू घटेगी ना, वो भी तो कंसिडरेबल है आपके लिए। सो अब आपने टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को तो समझ लिया, बट अब आपके ये क्या काम आने वाले हैं, आपको इसको क्यों ध्यान रखना था, क्यों सीखना था, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए मेरा मार्केट अभी चल रहा है 17,628 पर। तो ये मेरा मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पर 17,628 पे चल रहा है मार्केट। अब मैं मार्केट में आया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और मैंने देखा यार 17,628 पे चल रहा है ना, तो एक काम करो, अपन क्या करते हैं, 17,600 का कॉल बाय कर लेते हैं। और 17,600 का कॉल बाय कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज एंड ऑफ द डे मतलब कि 3 बजे के पहले पहले मार्केट 17,750 तक जाएगा, 150 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो मेरे को क्या प्रोजेक्शन है कि 150 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मेरा कॉल का भाव बढ़ जाएगा, तो मुझे मार्जिन हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद में ऊपर गया। अभी करंट क्या चल रहा है, 17,628 चल रहा है, ध्यान रखना। आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली है, 17,600 के लिए। तो सुबह मान लीजिए 9:20 में आपने वो परचेज किया 17,600 की स्ट्राइक का कॉल। उसका प्राइस चल रहा था 196 रुपये, 196 में आपने कॉल बाय किया 9:20 पे 17,600 का सीई। अब क्या हुआ, आपका मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से 17,600 से ऊपर गया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ मान लीजिए इसने हाई लगाया 17,700 का, यहाँ लो लगाया 17,500 का, और फिर इस तरह से ऑसिलेट करते करते एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास ये पहुंचा है वापस से 17,628 के आसपास। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठो, क्योंकि आपको क्या लग रहा था, आपने टारगेट पकड़ा था 17,750 का, आप अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके बैठे हो। अब क्या हुआ, 3 बजे के आसपास 17,628 पे आता है, और अब आप सोचोगे यार ये तो ज़्यादा ऊपर तो जा नहीं रहा है, काम करो इसे बेच देता हूँ। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है दोस्तों। ट्विस्ट क्या आया कि जब आपने इसको परचेज किया था ना 196 में, अब जब ये वापस से 17,628 पे आया ना 3 बजे तक, तब तक इसका प्राइस हो गया 169 रुपीज़। अब आप बोलेंगे यार मैंने तो कॉल बाय किया था, और कॉल बाय किया था तो मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा, बट वापस ये तो उसी लेवल पे आ गया। जब सेम लेवल पे आया तो मेरा तो प्राइस सेम होना चाहिए जिस पे मैंने बाय किया, ये घटा क्यों? तो यहाँ पर चीज़ क्या समझने की होती है कि ये पूरे दिन जो इसने ऑसिलेशन किया ना, उस पूरे दिन घूमने के साथ साथ ये क्या करता गया, अपनी एक्सपायरी के पास जाता गया। अब मान लीजिए आपकी एक्सपायरी 2 दिन के बाद है, मगर क्या हुआ, आपने सुबह परचेज किया और यहाँ पर 3 बजे के आसपास आप सेल्स करने जा रहे हो, तब तक के मूवमेंट ने 1 दिन निकाल दिया। अब आपकी एक्सपायरी सिर्फ 1 दिन की ही बची, तो आप उस एक्सपायरी के 1 दिन पास आ चुके हो, तो यहाँ पर जो मेरा टाइम वैल्यू था ना, वो उतना 1 दिन का टाइम वैल्यू डिके हो गया है। तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लोग कई बार कॉल या पुट को बाय करके बैठते हैं और बोलते हैं कि मार्केट ने अप डाउन का मूवमेंट दिया और सेम पोजीशन पे आके रहा तो भी मेरा प्रीमियम डिके हुआ। मान लीजिए दूसरी कंडीशन, आपका मार्केट खुला और थोड़ा सा ही ऊपर जाकर के वहीं पे ऑसिलेट कर रहा है, और आपका प्रीमियम मान लीजिए आपने 196 में बाय किया था ना, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, फिर भी आपका प्रीमियम हो गया 190। आप बोलेंगे यार मार्केट तो ऊपर गया, भले 5-10 पॉइंट ऊपर गया, बट मेरा प्रीमियम घटा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिके किस में आया, टाइम वैल्यू में आया। और ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली ये स्टोरी मत लेके कूदिएगा मार्केट में कि कॉल लिया तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं, प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने वाली है यदि आपका मार्केट ऊपर जाता है तो, बट पैरेलली वो ऊपर यदि शार्प गया तो आपको जोरदार प्रॉफिट है। मगर शार्प मूवमेंट नहीं दिया, कम टाइम फ्रेम में उसने इतना तगड़ा मूवमेंट नहीं दिया, तो आपका जो टाइम वैल्यू का डिके है ना, वो आपके प्रीमियम को नीचे खींचता जाएगा और वहीं पर आपको लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का जो बैलेंस है ना, ये यदि सही समय में कम स्पेन ऑफ टाइम में आपका मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, फिर चाहे ऊपर या नीचे, वो आपने कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है, उस हिसाब से तो ही आपको प्रॉफिट होगा। तो इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइम वैल्यू और उसकी हमारे प्रीमियम के अंदर में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ ली होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने समझा स्पॉट प्राइस। और स्पॉट प्राइस क्या होती है, जो भी करंट प्राइस चल रही है उससे एक हायर, अगर निफ्टी है तो 50 फिगर वाला जो हायर है, 50वें मार्जिन, यानी कि 17,728 चल रही है तो 17,750 वाला हो गया हमारा स्पॉट प्राइस। बैंक निफ्टी के केस में जो है 100 राउंड फिगर में स्ट्राइक प्राइस होती है, तो वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है जो हमारे करंट प्राइस से जस्ट अबव वाली है, वो हो जाएगी हमारी स्पॉट प्राइस। फिर आती है स्ट्राइक प्राइस, तो ये हमने समझ ली कि निफ्टी के अंदर 50-50 के इंटरवल में होती है, बैंक निफ्टी में 100-100 के इंटरवल में होती है।
फिन निफ्टी है ना, फिन निफ्टी में भी वो 150-50 के इंटरवल में होती है। ये सब चीज़ें ना अभी आपको शायद लग रहा होगा यार बैंक निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है। तो अगर आप नए हैं ना और आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी कीड़े लग रहे हैं ना दिमाग में, तो उससे आप क्लियर कर पाएंगे आने वाले 2 से 3 वीडियो में। या फिर आप थोड़ा सा ऑप्शन चेन को एक्सप्लोर कीजिए, छोटे मोटे 1-2 वीडियोस देखें, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर आ जाएगी कि आपको ट्रेड करना किस में। आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो कौन सा इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर निफ्टी में, या फिर आप क्रूड ऑयल में डील करेंगे, या फिर आप जो है सिल्वर में डील करेंगे। वो सब आपके डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन पर। बट यहाँ पर आपको बेसिक टर्म्स सबकी समझनी होगी। तो हमने स्पॉट प्राइस समझा, हमने स्ट्राइक प्राइस समझा, हमने ये समझ लिया कि इन द मनी, आउट द मनी क्या होता है, हमने एट दी मनी क्या होता है ये समझ लिया, हमने एक्सपायरी डेट क्या होती है ये समझ लिया। तो ये बेसिक टर्म समझी और उसके साथ में हमने टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटेल में समझा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है और आपको मेरे वीडियो को लेकर के क्या चीज़ पसंद आई, ताकि आने वाले वीडियोज़ में वही एंथुसियाज्म और मोटिवेशन के साथ में नए वीडियो जल्दी जल्दी डालता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।